क्या है, ठंड की वजह से जम गया क्या फिर? लिखना बंद कर देंगे। चलो, आपने एक नाम सुना है क्या, ईबीजस, ऊबी रेमेडियम, ऐसा कुछ? क्या होता है? क्या बात है भट्टराज जी, बट्टू बॉय हैं। अरे भाई मिट जाए यार। चलो, ईबीजस, ऊबी रेमेडी। अच्छा, ऊबीजस, ईबी रेमेडी, बस खुश। क्या होता है? जहां अधिकार है वहां उपचार। लिमिटेशन एक्ट क्या करता है? आपने इनसे कांटेक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आपको अधिकार दे रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसने अधिकार दिया? और अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई पूरा नहीं करेगा तो उपचार भी किसने दिया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 75, या बोलें कि चैप्टर 6 73 से 75। मेरे को संविदा करने का हक भी एक एक्ट दे रहा है। अगर अधिकार दिया है तो क्या देना पड़ेगा? अगर अब कोई संविदा पालन नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकता हूं? कोर्ट में जाके कंपनसेशन ले सकता हूं। ये उपचार भी किसने दिया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दिया। तो साधारणतः कोई भी अधिकार है तो उसका उपचार भी होगा। जैसे मैं कहूं मेरा अधिकार है वोट देने का, अधिकार है, कोई नहीं देने दे तो सर कुछ नहीं तो फिर ये अधिकार कैसा हुआ? मेरा अधिकार है, कोई मेरे हाथ नहीं लगाए, तो मन कूट ले, बार सगड़ा मिले, फिर मैं कुछ ना कर पाऊं तो मतलब क्या अधिकार? तो अधिकार बिना उपचार के होता ही। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे? अगर आप कहें आपको अधिकार है तो यानी आपको उपचार भी है। अगर आपका अधिकार खंडित होता है तो उसके लिए आप कुछ कर भी सकते हैं। समझ रहे हैं? मेरे को कूटेंगे तो मैं केस करा सकता हूं। मेरे को क्या है? उपचार। तो कूटने से पहले सोच लेना है ना। तो जहां भी अधिकार है वहां क्या होता है? उपचार। इंडियन लिमिटेशन एक्ट क्या करता है? यह केवल आपकी जो जुडिशियल रेमेडी है उसे बार करता है, अधिकार को नहीं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्ट में। मेंस में भी पूछी जाती है, प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिटेशन एक्ट ओनली बार्स जुडिशियल रेमेडी या लीगल रेमेडी। नॉट योर लीगल राइट। आपके अधिकार को खत्म नहीं करता लिमिटेशन एक्ट, केवल क्या खत्म करता है? ओनली बार्स जुडिशियल रेमेडी। इसका क्या अर्थ हुआ सर? यानी लिमिटेशन एक्ट कोर्ट जाने का जो आपका लाइफ स्पैन है उसे कम करता है। बस कितने समय तक कोर्ट जा सकते हो उसे रोकता है। फिर नहीं समझ आया सर? मेरे को बताया नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाते हैं अभी। एक बात बताओ, लिमिटेशन एक्ट नहीं होता, अगर था ही नहीं, मान लीजिए कभी तो नहीं था, तब आपको किसी ने 5 लाख रुपए दिए, वो वापस कैसे लेता? कोर्ट वाला सिस्टम और कुछ था ही नहीं उस वक्त। तब मान लो कोर्ट का कोई सिस्टम है ही नहीं, आपने किसी को 5 लाख दिए, वापस कैसे लोगे? भाई जी दे दे, वो दे ही तो ठीक है, नहीं दे ही तो पंच बिठा ले यार, डुकम जो भी पहले पैटर्न था वो आपका रहेगा। लिमिटेशन एक्ट क्या कर रहा है? केवल कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आज के समय मान लीजिए मैंने किसी से 5 लाख रुपए लिए, सामने वाला कितने समय तक कोर्ट जा सकता है? मैंने उसे कहा मैं 1 साल बाद लौटा दूंगा। 1 साल हो गया, तब ड्यू डेट आई जब मेरे को वापस रिटर्न करना, तब से 3 साल में वो क्या कर सकता है? कोर्ट जा सकता है। आज वैसे दिए कि 1 साल बाद लूंगा, कल केस आज कर सकता है क्या? अरे भाई 1 साल बाद लेने हैं ना पैसे, तो 1 साल तक तो कोई मुकदमा। 1 साल बाद जब ड्यू डेट आई पेमेंट करने की, तब से कितने समय में जा सकता है? 3 साल में मुकदमा कर सकता है। मान लीजिए 3 साल हो गए, चौथे साल वो क्या कह रहा है कि मेरे को पैसा चाहिए, तो वो क्या नहीं कर सकता? कोर्ट नहीं जा सकता। बाकी जितने काम हैं
जैसे मेरे से आके सीधा मांग ले, भाई जी दे दो, मैं दे देता हूँ तो वेल एंड गुड है, नहीं देता हूँ तो क्या नहीं कर सकता। बाकी जो भी उसको करना है, पंच बिठाने हैं, वो मैं भी उससे मांगता था, उसमें से काटने हैं, जो भी उसको करना है कर सकता है। केवल और केवल क्या बार कर रहा है लिमिटेशन एक्ट, जुडिशियल रेमेडी। आपके अधिकारों को तो खत्म नहीं करता, क्योंकि कुछ मूल अधिकारों में भी चीजें आ जाती है। और आपको आर्टिकल 13 याद होगा, कोई भी विधि ऐसी नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी आपके अधिकारों को छीनने वाली विधि नहीं बन सकती। तो ये भी क्या कर रही है, आपका अधिकार नहीं छीन रही है। आप 4 लाख रुपए उससे ले सकते हैं, पर कैसे नहीं ले पाएंगे, केवल कोर्ट नहीं आ सकते। बाकी तारे जच्चे भी यहाँ ले, तू भी मांगे, अट्टा सट्टा करना है भी, तन जो करना है करे, धमका के ले, जैसे ले, धमकाओगे तो उसकी सजा मिलेगी, मारपीट करके लोगे उसकी सजा मिलेगी, पर लेने से हम मना नहीं कर रहे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मेरे सामने मत आओ, तू जाने थार काम जाने। मान लीजिए इन दोनों का मैं सेटलमेंट करा रहा था, मैंने टाइम दिया कि इस तारीख को आ जाना, ये नहीं आए, उसके 20 दिन बाद आए, भाई जी सेटलमेंट करा दो, मैं कहीं केस हूँ, मारकन मत आओ था वो तो है, तो यही तो बात कहूँगा, वही ये कह रहा है। कोर्ट क्या कह रहा है, आपको एक लिमिट दी, इतना समय दिया, इस मुकदमे में सभी समय सफिशिएंट है। मैं तो कह रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। आज मेरे को इसने थप्पड़ मारी, समय दे रखा है मेरे को 1 साल लगते हैं क्या थप्पड़ का मुकदमा कराने में? कहां फंस गया था मैं? आज मेरे से किसी ने कांटेक्ट किया कि मैं अपना फोन आपको 5,000 में दे दूंगा, नहीं दे रहा। 3 साल समय है मेरे पास। किन के है 3 साल? 3 साल में साढ़े फोन ही काम को कौन रहे खरीदे डोई। तो समय बहुत ज़्यादा है। पर अब मैं अगर 3 साल के बाद आता हूं, या लिमिटेशन जो भी लिमिटेशन उसके बाद आता हूं, तो क्या नहीं होगा, कोर्ट नहीं सुनेगा। बाकी आपका राइट है ना, ऐसा नहीं है कि अब वो फोन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है जो आपने पैसे उधार दिए वापस नहीं ले सकते। आपका राइट तो अभी भी बना हुआ है, बस क्या नहीं कर सकते, कोर्ट के सामने। कोर्ट कहेगा भाई मेरकन मत आ, मैं तन टाइम दियो भी मान जानो, अब नहीं है, अब मेरकन नहीं आनो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट क्या करता है याद रहेगा, केवल क्या बार करता है, जुडिशियल रेमेडी। सिर्फ कौन सी रेमेडी? रेमेडी कई जगह लिखा है को लिमिटेशन एक्ट बार रेमेडी नॉट राइट। रेमेडी कौन सी? केवल, यानी कोर्ट नहीं जा सकते, बाकी तार जच्चे भी यहाँ करें नहीं। आपका अधिकार तो आपने जो पैसे दिए थे वो आप 100 साल बाद भी ले हो, भले ही 200 साल बाद भी ले हो, वो दे रहा है तो ले लो, मना थोड़ी है। परंतु आप कहाँ नहीं जा सकते, केवल कोर्ट। याद रहेगा, इसका एक अपवाद है सेक्शन 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, खुद लिख के देगा ये साधारणतः। लिमिटेशन एक्ट ओनली बार्स जुडिशियल रेमेडी नॉट लीगल राइट, एक्सप्लेन इट विद इट्स एक्सेप्शन। इसे क्या करो, व्याख्या करो, किसके साथ, इसके अपवाद सहित। इसका अपवाद एकमात्र है इसी एक्ट की धारा, ये क्या कहती है, आपकी कोर्ट भी नहीं जा पाओगे और आपका अधिकार भी नहीं रहेगा। जैसे आपकी जमीन है, मान लो ये, ठीक है, उसमें बी ने कब्जा कर लिया, तो प्रॉपर्टी के पोजेशन रिकवर करने का समय कितना है, 12 ईयर। कितना है, 12 साल तक आपने मुकदमा नहीं किया, मतलब आपको चाहिए नहीं। और सामने वाला क्या कर रहा है, उल्टे की 12 साल तक एक्स्ट्रा ध्यान रख रहा है, अपनी प्रॉपर्टी रख रहा है, उसकी हो जाएगी अब ये प्रॉपर्टी। अब आप क्या नहीं कर सकते, ना तो मुकदमा कर सकते हो, ना ही आपका उस पे क्या रहता है, कोई आपका अधिकार भी नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। आपकी रेमेडी भी गई, आपका अधिकार भी गया। ये एक ही अपवाद है धारा 27 कि जब रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मामला हो, तो अगर आप समय सीमा के भीतर मुकदमा नहीं करते तो कोर्ट भी नहीं जा सकते और आपका अधिकार भी समाप्त हो जाता है, आप उस प्रॉपर्टी के अधिकारी नहीं। क्लियर? मिटा दूं इसे? आप तो एक बार इतना याद रखें, ये समझना चाहिए, धारा 27 हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो नहीं समझ आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हमें क्या ध्यान रखना है, लिमिटेशन एक्ट करता क्या है, खाली न्यायालय में जाने के अधिकार को बाधित करता है,
अपने आपका जो अधिकार है पैसा लेने का, जो भी था आपका अधिकार, मैंने इनसे कांटेक्ट किया मेरा घर बना दो, तो 5 साल बाद मुकदमा कर रहा हूं तो मुकदमा नहीं होगा। घर अभी भी मैं इनसे ये बनवा के देना चाह रहे हैं तो बनवा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? अब सोचो एक बार मन में, खुद के मन में, जो मैंने पढ़ाया उससे इतर ऐसे सोचो मन में कि अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं होता तो क्या होता, क्या दिमाग में क्या आता है? लिमिटेशन एक्ट करता क्या है? यही तो करता है कि आप कोर्ट में इतने समय तक ही आ सकते हो। और अगर ये नहीं होता तो क्या होता? आराम से मन मन में सोचते रहो, बहुत ख्याल आएंगे। और सोचो, और सोचो, सोचते रहो, हजारों चीजें हैं सोचने को इसमें। अगर लिमिटेशन एक्ट होता ही नहीं, यानी किसी की कब का दिक्कत है, कब की पीड़ है, उसका मुकदमा आज हो रहा हो। आपसे किसी ने पता नहीं कब पैसे लिए, वो आज मुकदमा कर रहा होता। तो आपने पता नहीं किसी से कब कांटेक्ट किया, वो आज आप पे कांटेक्ट पालन करवा रहा होता। रिवेंज लेना आसान हो जाता। और सोचो सर, उसको वो जैसे 10-15 साल बैठे बैठे उसको याद आएगा, उसको दिमाग की बात खटक रही है, तो वो जल्दी जाके मुकदमा करवा। अभी आपका क्या है, किसी से सही बनता है तभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर कई सालों बाद जब बननी बंद हो गई, मुकदमा करा दो। हर आदमी अपने अंदर एक इनविजिबल हथियार रह के चल रहा होता, और हर व्यक्ति दूसरा इतर इससे जस्ट उल्टा इस खौफ में जी रहा होता कि पता नहीं कब कौन उस पर वार करे। वो भजन है ना, पता नहीं किस रूप में आकर, है ना, तो वैसा सा होता, पता नहीं कब कौन क्या मांग ले, किसका क्या अधिकार बनता है। जीवन जीना दुश्वार। और सोचिए, कोर्ट के संदर्भ में सोचिए, कोर्ट में मुकदमे आ रहे हैं, आप कोर्ट में बैठे हो, सर हमारे को 5,000 लिया, कल लिया 50 साल पहले, सबूत लाओ। क्या सबूत मंगाओगे? आप खुद परेशान हो जाओगे वहां बैठे बैठे। किन के सामने दिए थे सर के? एक पुसाराम और एक वो लालचंद हो, खट्टे है कि मर गया के साहब, वो मैंने एक रसीद दी, लिया दिखा, रसीद में आर पार दिख रही है कि यही कौन, पुरानी रसीद है, मिट गया सब लिखा हुआ। साहब अंगूठो लगाओड़ो है हमारा, तो वो फाटोड़ो आदो पर दो खटो में फिंगरप्रिंट कहीं टेस्ट कराओगे, खुद के फिंगर ऐसे सड़ गए अब। कोर्ट केसेस सिर्फ तुक्के में ही डिसाइड करता। हाँ ऐसा लग रहा है मेरे को कि इसने दिया होगा, ले ले, मैं नहीं कौन लाग रही बंदे, क्योंकि सबूत तो नहीं समझ रहे बात। जो भी अपन ने एक एक पॉइंट लिखा है सबका अर्थ है डीप डाउन। अपन कर मजाक ही रहे हैं, हालांकि हताया ही कर रहे हैं, पर इनका अर्थ है और बहुत डीप अर्थ है। अगर ये एक्ट नहीं हो तो मैं तो कह रहा हूं देश चलना मुश्किल हो जाए। अरबों केस हो, सोच के देखिए कितने ही केसेस होंगे। आज आप अपने पे लीजिए 2 मिनट, है ना, महिलाएं नहीं पुरुष, महिलाएं पैसे नहीं देती किसी को उधार, पुरुष सोचिए आपने याद करो कितने लोगों को पैसे दिए होंगे या कितनों से लिए होंगे। आप लेने वाला तो याद कर ही सकते हो, हैं, वहां तक तो कर ही लो। वो अब आप पे केस कराएं तो, या आप अब केस कराओ तो आपके पास सबूत कितने हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप याद करो अपने दिए हुए पैसे और सबूत याद करो। सबूत तो खिलाफ है सर। दूसरा ये सोचो कि आपके खुद के ही कितने दिए हुए हैं। हर आदमी के एक बार ना एक बार दिए लिए हुए तो हैं, तो यानी हर आदमी का एक केस भी जोड़ें तो 150 करोड़ केस तो पड़े हैं, सामने दिख रहे हैं, है कि नहीं है। किसने रोक रखे हैं? ये एक छोटा सा जो एक्ट आपको लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, इसने सारा काम, यानी एक तरफ देखिए पूरा सिस्टम है जुडिशियल, 3 स्तंभ है ना हमारे, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, उनमें से एक स्तंभ का 100 गुना काम ये एक्ट कर रहा है।
उस पूरे जुडिशरी सिस्टम का काम क्या है? केसेस निपटाना ही तो है। इसने बिना केस आई निपटा दी, 1 रुपया लगे। ये बैठा है एक जुडिशियल सिस्टम पूरे देश का चल रहा है, अरबों खरबों रुपए चल रहे हैं, और एक तरफ एक अदना सा एक्ट आता है और कहता है कि नहीं अब तू आ ही नहीं सकता, फ्री है, बात खत्म। तो एक्ट की जब भी एक्ट कोई पढ़े इंपॉर्टेंस जानोगे तो आएगा देखो मजा। नहीं तो क्या, हाँ लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, चालन दो, धारा 1 है, धारा 2 है, डेफिनेशन है, धारा 3 के अंदर बार है, धारा 4 में कोर्ट बंद है, तो क्या 5 में सफिशिएंट को, कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। एक्ट के अंदर जाओगे, उसे समझोगे, उसकी इंपॉर्टेंस समझोगे, और मेनली जो विधायिका जिसने इसे बनाया था क्या उद्देश्य से, उनके दिमाग में क्या था एक्ट बनाते वक्त, तब तो आएगा मजा। देखिए मैं प्रैक्टिकल लाइफ की गारंटी नहीं लेता कई एक्ट के अंदर। मैं जैसे कभी कभी कुछ एक्ट बढ़ाता हूँ तो मेरे पास ये फ़ोन या मैसेज आते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि सर ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता। हम या आप आपस में बैठे काय के लिए, विधायिका की सोच जानने के लिए एक्ट बना क्यों? अब नहीं होता उसका ठेका मेरे पास नहीं, तो जैसे वो एक दिन का मुख्यमंत्री बना था, आप बना दो, मैं लागू कर दूंगा भाई। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आइए इंडियन लिमिटेशन एक्ट, थोड़ा बहुत ये तो थी इसकी उद्देश्य, आपको समझ आया होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उद्देश्य क्या है। अब जो एक होता है ना रट्टू तोते वाली बातें जो साधारणतः सब करते हैं, थोड़ी बहुत वो भी करनी पड़ेगी, एग्जाम भी पास करना है हमें, हैं? सिर्फ अपन कोई बाबा तो बनना होगा नहीं, ये लिमिटेशन एक्ट मैं जानता हूँ, हमें थोड़ा बहुत एक्ट भी आना चाहिए। तो लिमिटेशन एक्ट, एक्ट नंबर कौन सा है? 36 ऑफ 1963। इसका मतलब बताएगा कौन? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। 1963 का 36वां अधिनियम, इस बात का अर्थ क्या है मदान साहब? इस ईयर में 36 नंबर के लिए एक्ट। वेरी गुड। 1963 में एक ही एक्ट बना होगा क्या? नहीं सर, बहुत अंतर है, उनका काम ये है बनाना है। पहली बात, ये हमारा संविधान लगने के बाद अधिनियम बना, इससे पहले वाला जो 1908 था संविधान से पहले था, तो काफ़ी चेंजेस हैं इसमें। बात करेंगे क्या है उस पर भी कर लेंगे। 1963 में जनवरी से महीना शुरू हो जाता है, संसद बैठ गई होगी, है ना? 3 सत्र होते हैं, उनमें से कोई सत्र में बैठी, एक अधिनियम बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5, 36वें नंबर जो एक्ट बना, पास हुआ राष्ट्रपति साहब के टक साइन, तो वो कौन सा था? इंडियन लिमिटेशन एक्ट। 100 बने होंगे, 200 बने होंगे, 500 एक्ट बने होंगे उस साल में, पर 36वें नंबर जिस एक्ट पे राष्ट्रपति ने उस साल में साइन किए हैं वो कौन सा था? याद रहेगा पक्का? 1963 में 36वें। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट नहीं, एक्ट नंबर 36 और 1960। फ्री हो? नहीं पता अगर तो गए काम से, तो क्या याद करना होगा? क्योंकि 1963 में और कोई भी हो सकता है क्या 36वें नंबर पास? यही है अकेला, यही हो सकता है या और भी हो सकता है कोई? अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जमीन और भी कहीं हो सकती है क्या? ये जो मेरे पाँव के नीचे जमीन है वो यही है, ये पास वाली भी वो नहीं है जमीन, है ना? वैसे ही 1963 में जो एक्ट पास हुआ 36वें नंबर, वो कौन सा था? याद रहेगा, एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963। कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की, ये क्या होता है सर? हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की, कोई भी अधिनियम बनाना हो, अधिनियम मतलब जिसे लॉ इन्फोर्स करता हो, ऐसी बातें जिन्हें लॉ अपना सपोर्ट देता हो कि ये माननी पड़ेगी आपको, लॉ आप पे इन्फोर्स करता हो, उसके लिए जरूरी है कि उसे कौन पास करे? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कई लोग इसे लोकसभा राज्यसभा कह के फ्री हो जाते हैं, अभिन्न अंग है, इसके बिना अधिनियम बना के दिखाओ, ये अकेला फिर भी बना देगा, ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसे, तुम बना के दिखाओ देंगे। और आप किसे बोलते हैं पार्लियामेंट? सिर्फ इन दो को नहीं, राष्ट्रपति पार्लियामेंट का क्या है? बिना राष्ट्रपति के कोई कानून नहीं बनता। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं अंग्रेजी वाले, काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट। पहले यहाँ पास इनमें से कहीं भी हो सकता है, एक आम एक्ट है ना, मनी बिल वगैरह होते हैं तो अलग सिस्टम है। आम जो अधिनियम है वो पहले इन दोनों में से कहीं भी पास हुए, फिर यहाँ पास हुआ,
और फिर क्या आ जाएगा आर्टिकल 111 में कहा जाएगा प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट एक रबड़ की मोहर है, वो केवल उस पर थप्पा लगाएगा, हाँ ना कुछ भी नहीं है, एक बार मना कर सकता है पर वापस आएगा। तो कुल मिला के जो सरकार ने कह दिया वही मानना होता है इसको, है ना। जबकि आप संविधान पढ़ना कभी डिटेल में, खाली राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं है एक आधी जगह में छोड़ के। तो प्रधानमंत्री है ना, उसका कोई नाम नहीं है संविधान। हमें क्या लगता है मोदी सब कुछ है, राष्ट्रपति आदों से नाम पूछ लूं, शर्म का विषय, नाम नहीं बता पाएंगे। अपने शर्म मन मन में ही कर लो, है ना, और मेरे पता भी लग गया कौन कौन कर रहा है। और बड़ी बात उपराष्ट्रपति बोलूं तो फिर तो वारे न्यारे हैं, अब तो सभी शर्म कर लो, है ना। तो कुल मिला के प्रेसिडेंट पूरे संविधान में लिखा है कि प्रेसिडेंट ये करेगा, प्रेसिडेंट ये करेगा, प्रेसिडेंट ये करेगा, प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं लिखा। पर देश कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि एक जगह ही लिखा, और वो कह रहे हैं 100 लुहार की एक 100 सुनार की एक लुहार। वो अड़ी सी बात है। राष्ट्रपति 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 बोल दिया, सब काम कौन करेगा? आखिर में बोल दिया, पर पूछ के किससे करेगा? समझ गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो कुल मिला के पहले इतनी सारी सेक्शन थी, तो इन्होंने इस एक्ट को कब सहमति दी? पहले यहाँ पास हुआ होगा, फिर यहाँ हुआ होगा, फिर इन्होंने सहमति दी। इनका साधारणतः नहीं पूछते, कोई ऐसे राइटिंग आ जाए तो बात अलग है, किसी एक्ट का जैसे राइट टू एजुकेशन आ जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ जाए, तब जरूर आपको लिखना होता है कि लोकसभा ने इतनी तारीख को पास किया इसे, राज्यसभा ने इतनी को किया, प्रेसिडेंट कंसेंट इतनी को मिली, इस तारीख से ये लागू है। साधारणतः आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रपति की सहमति इस अधिनियम को कब मिली? 5 अक्टूबर 1963, 5 अक्टूबर 1963 एक्ट बन तो गया। यानी इतने दिन ये बिल था, इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति के साइन होने से पहले इसे क्या बोलते हैं? बिल। अब ये क्या बन गया? एक्ट, अधिनियम, यानी अधिनियमित हो गया है। जो जो प्रोसेस थी लॉ की वो सारी पालन हो गई है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? अधिनियम। तो ये अधिनियमित तो कब हो गया? सिर्फ कंसेंट नहीं, घुमाव के बना कब? अधिनियमित कब हुआ? पास कब हुआ? सहमति कब मिली राष्ट्रपति की? अधिनियमित कब हुआ? सबका उत्तर एक ही है। और ये लागू कब से? 5 अक्टूबर को बंद तो गया, क्या तत्काल प्रभाव से भारत पे लागू हो गया क्या? नहीं, इसे लागू किया गया इन्फोर्समेंट डेट। इन्फोर्स कब किया गया? 1 जनवरी 1964। अगले साल की पहली तारीख से बोला कि अब से आपके भारत में क्या लागू होगा? इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। इससे पहले 1908 का लागू था। और 1 जनवरी से बंद तो गया 5 अक्टूबर को, पर लगा कब भारत में? लगते वक्त ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में था, परंतु आज के समय पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कारण यह संपूर्ण भारत पे लागू है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से पूरे भारत पे यह अधिनियम लागू है। क्लियर? याद रहेगा। लिमिटेशन एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है, लिख लीजिए। कौन सा अधिनियम है? क्या होता है प्रोसीजरल लॉ? अरे बाबा, जानने के लिए देखें द मास्टर लॉ का यूट्यूब चैनल। क्या कर रहे हो यार, प्रचार करने ही नहीं आता तुम्हें? अपने YouTube चैनल है, उस पर देखे, उस पर डिटेल में बताया हुआ है। टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए, डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ से एक वीडियो मैंने बना रखा है, डिटेल वीडियो है, तो आप उसे देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि यह कौन सा अधिनियम है? प्रोसीजर लॉ है। क्लियर? क्या होता है प्रोसीजर लॉ? उसमें बता रखा है, प्रक्रियात्मक विधि है। यह अधिकार नहीं उत्पन्न कर रहा है कोई, ये अधिकार दे रहा है क्या आपको? जैसे SC/ST एक्ट है, क्या दे रहा है आपको? अगर कोई बदतमीजी से बात करे, मुकदमा करो, 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक हो सकती है। अधिकार भी है और उपचार भी है। उसमें अधिकार दिया है, और अगर कोई करता है तो उसका इलाज भी दिया है। दिया है ना? बीमारी इंजेक्शन दोनों है।
उसे बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। और जो इस बीमारी इंजेक्शन में साथ देता है, जैसे रुई लगा फू लगानो पड़े पहली जटे टीको लगावे है ना, तो वो क्या है, केवल यार सो यार पढ़ोगे सो दे प्रोसीजर लॉ। क्लियर? चलिए हंसते हंसते लॉ हो जाएगा, इससे बढ़िया है ही क्या। चलिए लिख लीजिए, इट इज ए प्रोसीजर लॉ, यह है एक प्रक्रिया। एक और पर्सन आता है, क्या यह अधिनियम एग्जॉस्टिव है? क्या एग्जॉस्टिव क्या होता है? एग्जॉस्ट देखा है, एग्जॉस्ट फैन, जिसका नाम नहीं आता साधारणतः लोग एडजस्ट कोई कहीं बोले, है ना। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? अरे किचन में लगाते हो ना, आप गाँव तो शहर वाला बोले, हाँ मेरे पीछे आई नो। उसको चलाने से मैं उसमें नहीं जाने वाला, है ना, उल्टा है, उधर जो वाली चीजें इधर आएगी। एग्जॉस्ट मतलब जो सभी कुछ अपने आप में लेता हो। आप धुआं करो और एग्जॉस्ट फैन चलाओ, नॉर्मल फैन बाहर हवा फेंकता है, एग्जॉस्ट क्या करता है? जितनी भी धुआं है वो अपने अंदर लेता है, यही होता है। वैसा ही एग्जॉस्ट, इसी वर्ड से उसे एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। उस फैन के कारण इस लॉ का नाम एग्जॉस्ट नहीं है ना। तो एग्जॉस्टिव लॉ मतलब यह सभी चीजें अपने आप में समाहित करने वाला है कि नहीं, ये अपने आप में संपूर्ण विधि है या नहीं। जिन जिन बातों के बारे में इसने जिक्र किया है उन सभी बातों के बारे में यह एग्जॉस्टिव लॉ है। इसने कह दिया कांटेक्ट करने की लिमिट इतनी है, तो कांटेक्ट की इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है। इसने जो जो बातें बोल दी वो पत्थर की लकीर है, उसमें इससे ऊपर कोई भी अधिनियम नहीं है। ये कहना चाह रहा है, ये अपने आप में जिन बातों का जिक्र करता है उन सभी बातों के लिए यह है संपूर्ण विधि है। ये अपने आप में क्या है? संपूर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट को? अरे बोलो रे, समाहित बोलते हैं क्या? देख लेना, एग्जॉस्टिव लॉ है, ये अपने आप में क्या है? एक संपूर्ण विधि। ठीक है, चलें आगे। और क्या बताना था इसके अंदर आपको? लेक्स फॉरी लॉ है। लेक्स फॉरी क्या होता है? न्यायालय की विधि। आप जिस कोर्ट में आते हो, लेक्स फॉरी लिखे इसे, लेक्स फॉरी लॉ है। एग्जाम के क्वेश्चन है, कुछ सीधे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिमिनरी सीधे ही उत्तर। ये कौन सी विधि है? लेक्स फॉरी। साधारणतः जो प्रोसीजर लॉ है वो लेक्स फॉरी ही होते हैं, है ना। लेक्स फॉरी का मतलब न्यायालय। जिस कोर्ट में आप जाओगे वो कोर्ट कहाँ का है? भारत का है, तो भारत का लिमिटेशन लगेगा। आप बांग्लादेश के कोर्ट में जाके कहोगे नहीं सर मैं तो भारत का आदमी हूँ, मेरे तो लिमिटेशन भारत के हिसाब से लगेगा, लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो जिस कोर्ट में जा रहे हो वो जिस जगह का कोर्ट है वहीं का लॉ लगेगा उस पर। भारत के कोर्ट में आप भारत विदेश से भी आ जाओ, लॉ कौन सा लगेगा? भारत का लगेगा। ठीक है ना। तो कोर्ट की विधि बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? न्यायालय की विधि बोलते हैं। जिस भी कोर्ट में जाओगे वो कोर्ट कहाँ स्थापित है उस कोर्ट की विधि लगेगी। क्लियर? ठीक है, और कुछ? चलो धीरे धीरे याद आते रहेंगे, धीरे धीरे करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे थोड़ा बहुत, यहाँ लिख दूं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। ये दो भागों में है, एक तो चैप्टर वाइज, इसमें कुछ क्या दे रखे हैं? भाग दे रखे हैं। पार्ट है क्या? पार्ट वाइज लिख लो भाई। पार्ट वाइज। और दूसरा अंडर शेड्यूल। चलो पहले तो बताओ होता क्या है स्केड्यूल। पार्ट मतलब जैसे चैप्टर होते हैं ना, एक प्रकार की चीजें एक जगह रख दी हमने, सबसे बढ़िया रहता है। आप ऐसा करते हो क्या कि आपने जीवन में बीकॉम की है तो बीकॉम की किताबें, आरजेसी किताबें सब मिक्स है घर पे? अलग अलग। ऐसा है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? बीकॉम की चाहिए, बीकॉम की नहीं। सुविधापूर्ण क्या रहता है? सब अलग अलग चीजें अलग अलग रूप में व्यवस्थित रखी जाए, यही तो रहता है। किचन का सामान अलमारी मिलता है क्या? चीनी मिल गई अलमारी खोलते ही, ऐसा होता है कभी? क्यों नहीं होता?
अरे भाई ये तो एकदम कॉमन सेंस है, सुविधाजनक है, सबको अपने हिसाब से ही बांटना होता है। तो वैसे ही अलग अलग प्रकार की जो सेक्शंस हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, उन्हें अलग अलग पार्ट में या अलग अलग अध्यायों में बांटा जाता है। क्लियर? ये तो इस एक्ट का मेन पार्ट है, जिसे क्या बोलते हैं, मुख्य जो भाग है वो ये। दूसरा शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, कौन बताएगा? शेड्यूल। चलो सूर्य भाई एक बात बताइए मेरे को, आपने शेड्यूल कास्ट नाम सुना है? कौन होते हैं? जो अपने जो जनरल ओबीसी उससे जो नीचे वाले ST/SC। क्या बात है। शॉर्ट में ही शेड्यूल कास्ट को SC बोलते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब को ST बोलते हैं। समझे क्या? कौन होते हैं बताओ। और मजे की बात है, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें भी नहीं पता कि शेड्यूल कास्ट होता क्या है। आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब, जिन्हें जैसा कि आदिवासी बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट वे जातियां जो अनुसूची में दर्ज है। कोई ये नहीं है कि जो ओबीसी नहीं, जो जनरल, जो ऐसी जातियां एक लिस्ट बना रखी है संविधान में। उस लिस्ट में जो जातियां दर्ज है वो क्या हो गई? उस लिस्ट में राजपूत रख दो तो राजपूत क्या हो जाएंगे? शेड्यूल कास्ट कोई एक बात नहीं है, वो कह रहे हैं वे जातियां जो इस लिस्ट के अंदर लिखी हुई है वो सारी क्या है। और वे ट्राइब्स यानी जनजातियां यानी दूरस्थ इलाकों के लोग जो शेड्यूल में लिखे हुए हैं उन्हें क्या बोल देंगे? तो संविधान में एक लिस्ट है कि ये लोग हैं, इन्हें आरक्षण मिलेगा। उस लिस्ट, वो लिस्ट कहाँ दे रखी है? संविधान की अनुसूची में दे रखी है। इसलिए उन जातियों को क्या बोलते हैं? अनुसूचित। ऐसी जातियां जो अनुसूची में दर्ज है, तो अनुसूचित जातियां। ऐसी जनजातियां जो अनुसूची में दर्ज है, अनुसूचित जनजाति। उनका हकीकत में इस बात से कोई लेना देना नहीं। तो शेड्यूल होती क्या है? अनुसूची। एक वर्ड बताया था मेरे को किसी ने, अनुलंघन सूची, यानी जुड़ी हुई लिस्ट। ठीक है, जुड़ी हुई लिस्ट। एक बात बताओ, आपको किसी को भी बात कहनी है, जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार से हैं जहां आप अपने ससुर से बात नहीं कर सकते, आपको बोलना है ये सामान लेके आना है, तो पहले क्या लिखोगे? ताजी अपने घर पे ये सामान ख़त्म हो गया है, ये आज आप शाम तक ले आना। पीछे एक पन्ने में पूरी क्या लिखोगे? लिस्ट लिखोगे, स्टेपल करके रख दो, यही है। तो लिस्ट उस बात के बीच में नहीं डाल सकते। कितना अजीब हो जाएगा। पहले एक बात लिखी पिताजी, फिर लिखा साबुन 2 पेटी है। आज अपने घर पे लाना निरमा है ना, तो ऐसे बीच में सही नहीं बैठता। तो किसी भी चीज़ के लिए हो गया। आज आप मान लीजिए एक जॉब में जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो पूरी बात लिखेंगे, ये कंपनी है, इस तारीख को आपका इंटरव्यू है, इस तारीख को आपको आना है, वगैरह वगैरह, इस ड्रेस, सब कुछ लिख दिया। फिर नीचे लिखेंगे ये मकसद है, क्या क्या लेके आना है आपको, है ना, संलग्न सूची, ऐसा लिख देंगे, टू बी नेक्स्ट। और अगले पेज में आप देखो उसमें लिखा है आपको क्या क्या, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी लेके आना है लिखा होता है। बीच में क्यों नहीं लिखते? उस लेटर के बीच में लिखें, कितना अजीब लगेगा। चलते ही क्या आधार कार्ड, चलते ही पैन कार्ड, पहले पूरी बात लिख दो, उसके लिस्ट बाद में जोड़ दो। तो वैसे ही मेन बातें एक्ट में कहाँ लिख देते हैं? मेन भाग में। और फिर कुछ बातें जो उससे जुड़ी हुई है, जिन्हें एक्सप्लेन करना है, लिस्ट में है, वो कहाँ लिख देते हैं? तो शेड्यूल मीन्स, अब कई लोगों को पता है, वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, शेड्यूल संविधान में 12 है, फलान है, पता नहीं अर्थ क्या है। जबरदस्ती ऐसे ही पढ़ने का कोई सेंस जीवन में नहीं। आप सीट पे चले भी जाओगे पर वहाँ लोग कहेंगे मैडम ने की को यहीं बन गई, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शेड्यूल का मतलब एक लिस्ट जो मेन भाग के साथ जुड़ी हुई, दैट इज शेड्यूल। क्लियर? पार्ट इसमें कितने हैं टोटल? 5 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 5। पहला पार्ट फर्स्ट, नाम याद रखने हैं, सेक्शन याद रखने हैं। प्रीलिमिनरी, हर अधिनियम का पहला भाग क्या होता है? प्रारंभिक होता है, मतलब इंट्रोडक्शन होता है।
हाँ, सब यूज किए हैं वो कौन है? भूल गए कि आप कौन हो? अच्छा, एक्ट क्या? पार्ट फर्स्ट क्या कहता है? जैसा कि कपिल जी ने कहा, मैं कौन हूं। एक्ट बताता है मैं हूं कौन और मुझे आप क्या बुला सकते हैं। अधिनियम का यानी पूरा नाम, मेरा नाम ये है, यू कैन कॉल मी दिस, आप मुझे ये भी बुला सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। और प्रिलिमिनरी में क्या होता है? वे वर्ड्स जो इस अधिनियम में यूज होंगे। परिभाषा खंड जानते हैं? क्या होता है परिभाषा खंड? वो सब जो भी भट्टराज जी बताएंगे। वो ये कह रहा है कि इस एक्ट में हम बता रहे हैं वही उसका अर्थ होगा। ठीक है, सुनिए मेरी बात। कभी भी आप किसी भी अधिनियम का परिभाषा खंड पढ़ें तो दो बातें ध्यान रखें। उसमें एक्ट में तो लाखों वर्ड हैं, सभी को परिभाषा में क्यों नहीं देते? जरूरत नहीं है। परिभाषा खंड में केवल वही वर्ड होंगे दो प्रकार के, जिनका या तो आप अर्थ जानते ही नहीं है, नई बात है, कोई अलग ही ले आया कोई कभी ये सब नहीं सुना है, आपने कभी वो सर वर्ड सुना ही नहीं, या तो ऐसा वर्ड होगा तो उसका तो अर्थ बताना जरूरी है कि मैंने कभी सुना ही नहीं, तो मुझे बताओ ये है क्या। और दूसरा क्या होगा, जो सुना तो है पर आपने जो सुना है उसका अर्थ अलग है और एक्ट उसे क्या मान रहा है उसका अर्थ अलग है। जैसे भारत, भारत का मतलब आप क्या जानते हैं? भारत का मतलब पूरा भारत का। भारत का मतलब क्या जानते हैं? पूरा भारत। पर कई अधिनियम बोलते हैं भारत, भारत के अर्थ के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत। यानी ऐसा तो वर्ड नहीं है जिसका अर्थ नहीं जानते, जानते तो हैं पर आप कुछ और जानते हैं और अधिनियम क्लियर। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते। आप क्या अर्थ जानते हैं? एक्ट क्या कह रहा है? खड़ा कास्ट उगती फसलें भी मूवेबल है, मतलब जो फसल है वो भी क्या है, हमें माननी है। एक्ट कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझते हैं। क्लियर। तो परिभाषा खंड में दो चीजें जो आप जानते ही नहीं है, एक दूसरा जानते तो हैं पर आप कुछ और जानते हैं और असली में एक्ट के तहत असली अर्थ वो नहीं है, एक्ट में उसका अर्थ वही है। क्लियर। ये कहाँ पे होता है? पार्ट फर्स्ट। ये लगभग सभी एक्ट के अंदर प्रारंभिक होता है, प्रिलिमिनरी होता है। उसमें दो ही चीजें हैं। सेक्शन फर्स्ट, एक्ट का नाम क्या है, छोटा नाम क्या है, कहाँ लागू होता है, कब से लागू है, और सेक्शन सेकंड परिभाषा। यही है, यहाँ पे भी यही है, सेक्शन 1 एंड 2। फिर क्या आता है? पार्ट। मैं इसकी क्लासिफिकेशन से खुश नहीं हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। इस एक्ट का जो क्लासिफिकेशन अधिनियम बनाने वालों ने किया है, मैं उससे बिल्कुल कतई खुश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये हो गया प्रिलिमिनरी। दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए था? बार ऑन लिमिटेशन, बार ऑन शूट, अपील और एप्लीकेशन। क्या करना है? समय दे दिया हमने, उस समय के बाद कोई आएगा तो आपको कहाँ नहीं पहुँचना, उसके बाद आप कोर्ट नहीं आ सकते। ये लिखा हुआ है कहाँ? धारा 3। धारा 3 ही इसी एक्ट की सबसे मेन धारा है, मूल धारा है। पीछे जो शेड्यूल है ना, उसमें लिमिट दे रखी है, इस केस के लिए इतने समय में आना है, इस केस के लिए इतने। यही तो एक्ट पढ़ रहे हैं हम। लिमिटेशन एक्ट क्या है? किस मुकदमे के लिए कितने दिनों में आना है, हर मुकदमे का स्पेशल लिख दिया इन्होंने। एक बात का ठीक है, तो ये बातें कहाँ लिख दी? शेड्यूल। तो मेन बात तो शेड्यूल में लिखी हुई है इस एक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा करना है 3 साल में आना है, पैसों का करना है 3 साल में आना है, प्रॉपर्टी का करना है 12 साल में। सारी बातें कहाँ लिखी है? तो एक्ट में क्या लिखा है? एक्ट तो खत्म ही हो गया। एक्ट यही तो था, लिमिटेशन, ये कौन सा मुकदमा कितने समय में करवाना है, ये सारी बातें तो इन्होंने कहाँ लिखी है। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पहले धारा 3 लिखी कि ये शेड्यूल में जो समय दे रखा है उसके बाद कोई आएगा तो हम सुनेंगे नहीं। और फिर 4 से लेके 24 तक इसके क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन। कोई विशेष सेक्शन 4 to 24 क्या है? जैसे समय दे रखा था 1 वर्ष, कितना समय दे रखा था? किसी मुकदमे का 1 साल। क्या आपका कोई डिफामेशन करे कितने समय में आ सकते हो? 1 साल। पर जब डिफामेशन की तब मैं पागल था, तो पागल को पता है क्या मेरी मानहानि हो गई, मैं मुकदमा करूंगा। मुकदमा नाम की कोई चीज़ नहीं पता ना, वो कब मुकदमा करेगा? जब वो सही हुआ, सही होने बाद उसे पता लगा, तब से उसे कितना मिलेगा? अपवाद हो गया? हो गया कि नहीं? मैं बालक था, मेरी प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं समझना मेरे को।
तो क्या मेरा लिमिटेशन शुरू हो गया? नहीं। कब से शुरू होगा? जब मैं मेजर हो जाऊंगा तब से। क्लियर? किसी केस को करने का समय था 1 साल, मैं आखिरी दिन, जैसा अपन एग्जामिनेशन फॉर्म आप सब महानुभव, हम लड़के तो भाई लास्ट दिन ही भरते हैं, हाल घना ही दिन पड़े है, लास्ट वाले दिन ही भाई जी जल्दी करो साइट हैक हो जाएगी, है 20 दिन ही बस हुए, धक धक करेंगे यार, बच्चे हैं। तो लास्ट दिन जा रहा है वो कोर्ट, लास्ट दिन कोर्ट की छुट्टी है, संडे आ गया, उसकी गलती थी क्या? नहीं। वो तो 1 साल में गया है। भले आप एग्जामिनेशन फॉर्म लास्ट दिन भरो तो आपको कम नंबर मिलते हैं क्या? नहीं सर, ये गलत तो तुमने भरा है, आप कभी भी भर सकते थे। तो मैं लास्ट दिन कोर्ट गया, उस दिन कोर्ट बंद है, मेरी गलती, तो अगले दिन भी कोर्ट को सुनना पड़ेगा। ये अपवाद है। समझ आ रही है बात? एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। धारा 3 कहती है जो समय दे रखी है पीछे, उसके बाद आप आओगे तो हम नहीं सुनेंगे। धारा 4 से 24 कहते हैं सुन लेंगे इन परिस्थितियों में, उस समय के बाद आने पे भी हम आपको सुन लेंगे, पर इनमें आएगा तो। क्लियर? क्लियर? जी सर। क्लियर तो बोलो भाई, नहीं है तो नहीं है, तो ये बोल दो नहीं है, एक तरफ तो आओ। परंतु इन्होंने बांटे हैं, मजबूरी है मेरी, आपकी भी, आपको वैसे याद करने पड़े, ये बात तो ध्यान रखनी है। मूल इस धारा का कौन है? धारा 3 कि लिमिटेशन के बाद कोई भी व्यक्ति आता है तो हम नहीं सुनेंगे। पर 4 से 24 धारा क्या कहती है? अगर इन अपवादों में आता है तो हम सुन लेंगे। क्लियर? इन्होंने क्या नाम दिया है? पार्ट 2 आवेदनों के लिए परिसीमा, लिमिटेशन ऑफ शूट अपील एंड एप्लीकेशन। यहाँ से एक बात और समझ आती है जो पर्सन भी एग्जाम का, सेक्शन 3 से 11, यह अधिनियम केवल वाद क्या होता है? सूट क्या होता है? जो मूल विवाद जब न्यायालय पहली बार सुनेगा, जब किसी भी मामले को न्यायालय प्रथम बार सुनता है, किसी झगड़े की जड़ को प्रथम बार सुनता है, उसे क्या बोलते हैं? वाद। क्लियर? यहाँ एक चीज और बता दूं, यह एक्ट सिविल के हिसाब से लिखा गया था, क्योंकि उस वक्त क्रिमिनल पे लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं हो, इसलिए इन्होंने वर्ड भी केवल क्या लिखा है? सूट वर्ड को हम सिविल के लिए यूज करते हैं साधारणतः। क्रिमिनल तो केस होता है, सूट होता है क्या? वाद होता है क्या? क्या होता है? मामला दर्ज होता है। क्या दर्ज हो गया? ऐसा बोलो, वाद दर्ज हो गया। वाद मतलब सिविल, मामला केस दर्ज हो गया मतलब क्रिमिनल, है ना? तो ये उसी हिसाब से लिखा गया। सूट मतलब प्रथम बार आप न्यायालय के सामने जब केस लेके जाते हैं वो। अपील मतलब नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन से आप खुश नहीं है तो कहाँ जाओगे? और तीसरा क्या है? ये क्या होता है? वाद या अपील के दौरान, वेरी गुड, या उससे पहले आप कोई कोर्ट से आवेदन करते हो एप्लीकेशन, सर मैं गरीब हूँ, सूट नहीं कर सकता, गरीब के तौर पे मेरे को कोर्ट फीस के बिना सुन लो। ये क्या है? वाद नहीं है, आवेदन है। सर बेल दे दो, बेल क्या है? केस है क्या? अपील है तो क्या है? सर तारीख अगली दे दो, सर स्पेशल लीव पिटीशन को एडमिट कर लो, सर मेरा केस आर्बिट्रेशन में भेज दो, आप मत सुनो, लोक अदालत में भेज दो। ये सभी क्या है? आवेदन है। तो यह एक्ट 3 चीजों की समय सीमा देता है, किसकी? मुख्य वाद की, उससे खुश नहीं है उसके जजमेंट से तो उसकी अपील की, और इन दौरान जो भी आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू दी एप्लीकेशंस उनकी। एक एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल पता नहीं ट्रेंडिंग में है सभी जुडिशरी में, सिर्फ राजस्थान नहीं। क्या लिमिटेशन एक्ट रिट पिटीशन पे लागू होता है क्या? क्या लिमिटेशन एक्ट रिट पिटीशन, रिट तो जानते हैं, क्या रिट याचिका पे लागू होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? तीनों में से रिट कुछ भी, रिट अपने आप में एक नाम है, ना तो ये वाद है, ना ही ये अपील है, ना ही ये आवेदन। हाँ, SLP जो है स्पेशल लीव पिटीशन, दैट इज ए एप्लीकेशन, उस पे लागू होता है, रिट पे ये लागू नहीं होता। जो रिट वगैरह जानते ही नहीं है वो अपने दिमाग को शांति दे, कोई बात नहीं।
भगवान आपके दिमाग की आत्मा को शांति देगा, डरे नहीं, समझेंगे हम। अभी आप इतना ही ध्यान रखें, पार्ट 2 का क्या नाम है? लिमिटेशन ऑफ शूट, अपील, एप्लीकेशन। धारा कहाँ से कहाँ तक? धारा तो मतलब जानते हैं, यहाँ ऐसा कोई ये भी है कि मेरे को धारा ही नहीं पता क्या होती है? सिरे पर लगे संख्या को द्वारा सुफील करके हैं? क्या होती है धारा? जो सिरे पर लगे संख्या को द्वारा सुफील करके गए हैं वो मूल पाठ। मैं बिना रुके अभी बोलूं तो सारी बातें अच्छा नहीं लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, कहीं बावड़ो है क्या? हर बात के बाद रुक रहा हूँ, हर सेपरेट बात को अलग अलग समझा रहा हूँ, हाँ या ना? तो वही धारा होती है। अगर आपको कहना हो आज के समय कि मेरे साथ चोरी हुई, तो आप सीधा कोर्ट में क्या बोलोगे? सेक्शन 378 में एक्सप्लेन 379 का अपराध हुआ। और अगर वो धारा में नहीं होती तो क्या करते? आईपीसी का पेज नंबर इतना मेरे पास जो है, उस बैरेक्ट का पेज नंबर इतना का लाइन नंबर इतना में जो लिखा है वो अपराध हुआ है मेरे साथ। कितना मस्त काम होता है ना? क्या हाँ कर रहे हो? अब कुछ भी याद नहीं होता, याद क्या नहीं करना पड़ता मैडम? तीसरे पन्ने में धराशायी हो जाते। जी सर। ये तो धाराएं हैं तो याद हो रहा है। नहीं तो अखबार पढ़ना पड़ता है। तो ये धाराएं सब अपनी अपनी अलग अलग बातें बोलती हैं, स्पेशली इन्हें। जैसे हम पैराज डिवाइड करते हैं, कोई बात लगातार लिखना और पैरा में लिखना फर्क है ना, पॉइंट्स में लिखते हैं, तो वैसे ही एक्ट अपनी बातें धाराओं में लिखता है। क्लियर? ठीक है। पार्ट 3 क्या है सर? कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये याद ही करने आपको, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, कोई समझने के हिसाब से माथा ना दुखाए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कंप्यूटेशन, हिंदी वाले हिंदी में बैरेक से देख सकते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ, परिसीमा काल के संगणना, सेक्शन 12 से 24। ठीक है। सॉरी, पार्ट 4 क्या है? एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप, वैसे इसका नाम होना चाहिए एडवर्स पोजेशन, पर ठीक है। एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था धारा 27 का। ये धारा 27 रेमेडी भी बार करती है और राइट भी खत्म कर देती है। यानी आप किसी और की जमीन पे कब्जा करके बैठे हो तो आपको कब्जे के कारण क्या मिल रहा है? मालिकाना हक, एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक मिलना, काय से? कब्जे से। ये इसके बारे में बता रहे हैं। हालांकि इसकी 2 धाराएं हैं, वो इंडियन ईजमेंट एक्ट की धारा 15 और 16 से बोरो की गई है, उधार ली गई है। कहाँ से ली गई है? इंडियन ईजमेंट एक्ट की धारा 15 और 16 को उठाया और यहाँ छाप दी। थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी यहाँ रख दिए। क्लियर? 25 to 27 लास्ट पार्ट 5। मिसलेनियस क्या होता है, कौन बताएगा? कचरा, जो बच गया, जो किसी में नहीं आया, उसे कहाँ डाल दो? घर में होगा नहीं, स्टोर रूम। ऐसा नहीं है उसमें सब कचरा है, डस्टबिन थोड़ी है, पर जो चीज़ें किसी चीज़ के साथ रखने की सही नहीं है, ऐसा नहीं लगता। अब ड्राइंग रूम है, वहाँ आप क्या रख सकते हो? सोफे रख सकते हो, टेबल रख सकते हो, है ना। डाइनिंग रूम है, वहाँ पे डाइनिंग टेबल रख सकते हो, बेडरूम में बेड वगैरह रख सकते हो। अब जिम का सामान पड़ा है आपके पास जो यूज़ नहीं कर रहे, कहाँ रखोगे? किसी कमरे में शोभा देगा क्या? तो जो ऐसी कोई धाराएं हैं जो इनमें से किसी में नहीं आती, तो वो सब कहाँ रख दी हमने? इसलिए हर एक्ट में लमसम ये होता है, धारा 28 से लेके इस अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं हैं? 32। उनमें से 2 निश्चित है। निश्चित क्या होता है सर? खत्म, 5 स्टार, है ना। 5 स्टार मतलब उसको हटा दिया है, उसकी अब जरूरत महसूस नहीं है, इसलिए उसे क्या कर दिया हमने? हटा। तो टोटल धाराएं कितनी एग्जाम में पूछे लिमिटेशन एक्ट में? 30 नहीं,
नंबर 32 ही रहेंगे। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 धाराएं हमें कम पढ़नी है क्योंकि वो है ही नहीं अभी। क्लियर? ये तो हो गया पार्ट वाइज क्लासिफिकेशन। एक बार बोले, पार्ट फर्स्ट प्रिलिमिनरी प्रारंभिक सेक्शन 1 एंड 2, पार्ट 2 लिमिटेशन ऑफ सूट अपील एप्लीकेशन सेक्शन 3 to 11, पार्ट 3 कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 12 से लेके 24। जब तक हकीकत क्या है, धारा 3 तो मेन बात बोलती है कि लिमिटेशन के बाद नहीं आना, और 4 से 24 अपवाद है। दिमाग में तो मन में तो ये रखना है, दिखावा ये करना है, हाथी के दांत, ठीक है ना। मन में तो क्या रखना है, धारा 3 मेन धारा है, 4 से 24 अपवाद है। पर जब भी कोई पूछे शुद्ध आदमी बन जाना है ना। पार्ट 4 एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजेशन, धारा 25 से। तो किसी को यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सर क्या लिखा है यहाँ तक? तो पहले इनमें इंट्रोडक्शन है। धारा 3 में बोला है जो शेड्यूल में समय उसके बाद आने का नहीं, और 4 से 24 में बोला आ सकते हो इन अपवादों में। तो 24 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मेनली जो हमें दिमाग लगाना है आपको 25 से लेके 32, बात कर लेंगे जब आएगा, कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो कर ही लिया हमने कि इसके अंदर क्या लिखा है, एक्स्ट्रा जो विजिलेंट है उसे राइट मिल जाएगा, आपका राइट खत्म हो जाएगा, और इसमें कचरा जिसे बोलते हैं है नहीं कचरा। एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजेशन 25 से 27, और लास्ट मिसलेनियस। अब क्या बच गया सर हमारे पास, शेड्यूल। शेड्यूल यानी इस एक्ट में पीछे जुड़ी हुई सूची। सूची में ही हकीकत है। अब देखिए आपको एक बात बताता हूं जो पहले बतानी चाहिए वैसे तो। इंडियन लिमिटेशन एक्ट आरजेएस में भी है, जेएलओ में भी है। जेएलओ में आप कम से कम 8 से 10 पर्सनों के लिए तैयार रहें लिमिटेशन से। कितने पर्सन? 8 से 10%, और जितने भी आएंगे उनमें से 80% क्वेश्चन यहां से आएंगे। बाकी अधिनियम कई ऐसे भी हैं जिनमें कोई शेड्यूल खोल के ही नहीं देखता, और वैसा ही क्या किया जाता है इस एक्ट के साथ। सभी बच्चों की ये गलतफहमी है कि हमने एक्ट पढ़ लिया और इसको कहते हैं पढ़ लेंगे एग्जाम के समय, और वहाँ एग्जाम देने चले जाते हैं, उसमें से कुछ आता नहीं, सब इसमें से आया, घर आके अल्ले एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस था। पहले बता रहा हूँ मेन क्या है लिमिटेशन एक्ट में, ये याद है तो ये तो वो है हाथों से ऐसे उंगलियों से नचाने वाला है, यही है सब। कहीं भी ना तो ये एक्सप्लेन है, ना इसका कोई तरीका है, ना कोई बुक्स में है, ना कोई पढ़ाता है, ना ही कहीं पढ़ाया गया है। हम इसे याद करेंगे, और ये अब प्रॉमिस समझो कुछ भी समझो, आपका एक भी क्वेश्चन लिमिटेशन एक्ट में गलत नहीं होगा, लिखित एश्योरेंस है। और वो बच्चा कोई सोच रहा है नहीं सर मैं तो इतना इंटेलिजेंट हुई नहीं, मेरा तो मैं गलत करके दिखाऊंगा, नहीं होने दूंगा, उसे भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पर्सन गलत नहीं होगा। ठीक है जी सर। कंडीशन अप्लाइज, कंडीशन एक ही कराऊं, दिमाग खुला रखें, पढ़ते रहें बस, भले ही क्लास में ही पढ़े, घर जाके ना भी पढ़े, पर जब कराऊं तो फोन नहीं मचकाना, घड़ी नहीं देखने का, है ना, ठीक है, बस यहाँ बराबर बने रहे। टोटल आर्टिकल दे रखे हैं इसमें, कितने दे रखे हैं? 137। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल मतलब नंबरिंग है, नंबरिंग को इन्होंने नाम दे दिया आर्टिकल। यानी 137 प्रकार के मुकदमे बताए हैं जिनमें इतनी लिमिटेशन है। मैंने क्या किया, मकान मालिक को किराया नहीं दिया, वो कितने समय में किराया ले सकता है? 1 पॉइंट हो गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे कितने पॉइंट दे रखे हैं टोटल? 100। इन्हें भी 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन वाइज है। फर्स्ट डिवीजन रैंक नहीं है भाई, ये अपने जैसे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आती थी वो नहीं है। सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। बैरेक्ट में कहीं गलत लिखा होगा, डरना मत। हाँ अब वो बात है फेथ, है ना, डरना मत, बैरेक्ट में गलत हो सकता है, इधर आओ, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना।
फर्स्ट डिवीजन में लिमिटेशन ये एक्ट किस किस की बताता है? शूट। फर्स्ट डिवीजन शूट का, सेकंड डिवीजन अपील का, और थर्ड डिवीजन बस। आर्टिकल लिख दूं क्या? कल वापस कर लें, डरो मत। आज की क्लास में आपको जो याद रखना है वो शुरू की बातें जो हमने बताई की, और लास्ट ये अगर कर सको तो पार्ट वाइज क्लासिफिकेशन है ना। दिमाग पे जोर नहीं है, धीरे धीरे करेंगे हम, आराम से करेंगे। पहला शूट, आर्टिकल 1 से लेके 113 तक। अपील आर्टिकल 114 से 117 तक। और एप्लीकेशन आर्टिकल 118 से 100। इतना याद कर लें एक बार, बहुत है। फटाफट रिवीजन कर लें।